सच में मतलब इतनी प्रभावित हुई हूँ मैं आपसे। और समय आप लोगों का है, भविष्य आपका है। हेलो दगड़ियों, बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। पुष्पा तो साथ ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज मैं ब्लॉग की शुरुआत अभी कर रही हूँ घर से, और क्या क्या चीज़ें, उनके अनुभव थोड़ा बहुत जान। काजल ने अंशु को तैयार किया तो फिर अंशु के हाथ में आ गया काजल आंखों में लगाने वाला, तो अंशु ने खुद अपना मेकअप किया है। कितना प्यारा लग रहा है हमारा अंशु। आज अंशु कैसा लग रहा है? हेलो बोल दे मेरी फ्रेंड को, हेलो कर। हेलो, तू मुझे अच्छा मानता है कि अपनी मम्मा को? ताई को? अच्छा, ताई को ज़्यादा अच्छा। अब पावी ने कर भी रहे अच्छा जो मानता है। तो तुझे मेरी याद कहाँ पे आती है? यहाँ यहाँ भी कितनी आती है? बहुत। अनुभवी लोगों का कहना है कि हमें हर दिन की कुछ क्षण हमें बच्चों के साथ, कुछ क्षण युवाओं के साथ और कुछ क्षण हमें बुड्ढों के साथ जीने चाहिए, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं ना वो हमारे आज पे जीते हैं, तो वो हमेशा खुश रहते हैं। इतने खुश रहते हैं कि उनके साथ हम भी हमेशा खुश रह सकते हैं ना। हाँ, और जो हमारी युवा पीढ़ी है वो फ्यूचर को लेके परेशान रहती है, तो थोड़ी बहुत हमें उनसे भी मिल लेना चाहिए। और जो बुढ़े लोग होते हैं उनसे बहुत अच्छे अच्छे अनुभव मिलते हैं। तो आज मैं आपको यही चीज़ सिखाती हूँ। बूबू से मिलके बहुत खुशी हुई। बूबू तो इतने अच्छे समाज सेवी हैं, कितने तो एनजीओ चलाए हैं उन्होंने, कितनी समाज सेवा का काम किया है उन्होंने, कितनों को ट्रेनिंग उनके माध्यम से, इतना मार्गदर्शन। बूबू से सुनिए थोड़ा उनकी कहानी। अरे बच्चों, मैं तो ऐसा आप लोगों की तरह जब था बचपन में, हमने तो बचपन के दिन बहुत कष्ट से गुजारे हैं और बहुत तकलीफ से गुजारे हैं। हमारे ज़माने में न इतनी सुविधाएं थी, न पढ़ने लिखने की इतनी सुविधाएं थी, यातायात नहीं था, पैदल जाना पड़ता था। और आज तो बहुत आप लोग तो बड़े भाग्यशाली हैं, आप बहुत अच्छे परिवेश में रह रहे हैं, बहुत अच्छे वातावरण में रह रहे हैं, सारी सुविधाएँ आपको उपलब्ध हैं, तो अच्छा है। लेकिन यह है कि उसका जो हमारा जो अतीत रहा, पुराना समय रहा, वो कष्टप्रद जरूर रहा, लेकिन उसको संतोषप्रद इसलिए रहा कि उसके साथ लोगों से जुड़ करके हमने बहुत कुछ काम किए। और मैं तो खासकर विशेष रूप से ग्रामीण अंचल के उन लोगों से जुड़ा रहा जो बहुत दलित वर्ग के लोग हैं, गरीब हैं, कमज़ोर हैं, असहाय हैं, और जिनको मतलब कोई मदद नहीं मिलती, जिनको शिक्षा में बड़ा व्यवधान जिनका होता था, वो काम करते रहे। तो हमने लोगों को सोचा कि किसी न किसी तरह से लोगों को इतना सशक्त, इतना योग्य बनाया जाए कि वो अपने आप में अपने पाँव पर खड़े हो सकें। तो इसलिए हमने प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलाए सैकड़ों, और मैं बरसों तक, ये समझो कि 20 साल तक मैं पिथौरागढ़ ज़िले में 20 साल तक लगातार प्रशिक्षण के कार्यक्रम, ट्राइसम और विभिन्न प्रकार के खादी सेक्टर के, खादी उद्योग से जुड़े हुए कार्यक्रमों को चलाता रहा। और वो कार्यक्रम इतने सफल रहे कि उसमें मैं आपको क्या बताऊँ, अभी मैं जब आंकड़ा उसका भी गिनता हूँ, अभी मैं थोड़ा सा एक अपनी थोड़ी सी एक आत्मकथा जैसी लिख रहा हूँ, तो जब मैंने पुराना हिसाब लगाया तो करीब 500 से ऊपर लोगों को हमने रोज़गार में प्रतिष्ठापित किया, और लोग काम कर रहे हैं और अच्छी अच्छी पोस्टों में। हमने जो ट्रेनिंग दी उन लोगों ने, फौज में उनको मौका मिला। जैसे माने कारपेंटर की ट्रेनिंग दी तो वो फौज में जाके कारपेंटर बन गए, जिनको सिलाई की ट्रेनिंग दी तो फौज में जाके सिलाई का काम करने लगे, जिनको कंप्यूटर सिखाया वो आज यहीं पर, यही गरुड़ में हमने 160 बच्चों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी यहाँ पर अपने हिमालय ट्रस्ट में। और 160 लड़कों में एक भी व्यक्ति आज ऐसा नहीं है जो खाली है, बिल्कुल सब काम पर लगे हैं, सब अच्छे जॉब पर हैं। यही वो जो तहसील में काम कर रहे हैं वो हमारे यहाँ के पढ़े हुए लिखे हैं, जो आजीविका में काम कर रहे हैं हमारे यहाँ के बच्चे हैं, सीखे हुए हैं। कोई दिल्ली में काम कर रहा है, कोई अपना फोटोशॉप वीडियो क्लिपिंग वगैरह भी बनाता है, बहुत लोग हैं। तो वो लोग उसे रोज़गार से प्रतिष्ठापित करते हैं। उसके साथ साथ हमारा ये था कि हमारा जोर रहा लोगों को, जो हमारे परंपरागत उद्योग और शिल्प रहे हैं उन पर जोर रहा हमारा, कि हमारा जो परंपरागत व्यवसाय था, हम पहाड़ के लोग पहले से बहुत स्वावलंबी थे, क्योंकि यहाँ यातायात नहीं था, तो सब अपने घरों में यहाँ सब कुछ पैदा होता था। तो एक जो गांधी जी की ग्राम स्वराज की जो कल्पना थी वो यहाँ साकार नज़र आती थी, क्योंकि सारी अपनी व्यवस्था थी, अपना खाना, अपना पीना, अपना खेती, अपना पशुपालन, अपना जंगल,
अपना पानी सब उनका अपनी व्यवस्था के अंतर्गत था और बहुत सिस्टमेटिक ढंग से चलता था। लेकिन जब सरकारी हस्तक्षेप बढ़ गया, जब बाहर से सुविधाएं आने लगी और जब थोड़ा वो होने लग गया, शिक्षा बढ़ गई, तो लोगों को ये लगा कि अब तो हम शिक्षित हैं, हम ये छोटा मोटा ये काम, हाथ का काम क्यों करें, हम तो नौकरी करेंगे, दफ्तरों में बैठेंगे। तो धीरे धीरे वो जा करके लोगों को ये होगा कि आत्मनिर्भरता उनकी जो ख़त्म हो गई और वो बाहर पर आधारित हो गए। पुराने जो गजेटियर्स हैं, पुराने जो हमारे दस्तावेज हैं अंग्रेज़ों के ज़माने के, उसमें साफ लिखा हुआ है कि 120 हमारी जो चीज़ें थी यहाँ से बाहर जाती थी। ये सन 1920-21 तक का आंकड़ा है। अच्छा, मतलब अनाज वगैरह ये सारी चीजें 120 चीज़ें, अनाज भी बाहर जाता था, ऊनी कपड़ा जाता था, सब चीज़ जाता था। अच्छा, इतना निर्यात होने वाला हुआ पहले से? 120 वस्तुएं यहाँ से बाहर जाती थी। गजेटियर्स में रिपोर्ट है ये। और यहाँ से हम केवल हल्का सा कुछ सामान, सूती कपड़ा या नमक या ऐसी चीज़ें बाहर से आते थे। लेकिन आज की स्थिति ये हो गई, हम पढ़ लिख गए, हमारे मोटर आ गई, हमारे सुविधा हो गई, सब कुछ हो गया। आज हमारा झाड़ू भी हल्द्वानी से आ रहा है, हमारा झाड़ू भी यहाँ का नहीं है, हमारी लौकी खाने की लौकी की सब्जी भी वहाँ से आ रही है। ये ज़रूर है कि यहाँ खेती में बंदर नुकसान कर रहे हैं, जंगली जानवर नुकसान कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है हमारी जो अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई। अब मोदी जी दोबारा फिर उस बात को रिवाइव कर रहे हैं। मोदी जी बार बार कह रहे हैं, वो टीवी पर इसी बीच में 2 अक्टूबर को उन्होंने, मैं खादी का काम करता हूँ, आपके सामने बैठा हुआ खादी पहन करके, हम दोनों जने खादीधारी हैं, हम खादी पहनते हैं। खादी इसलिए पहनते हैं कि ये इससे गरीब आदमी जुड़ा हुआ है। ये खादी का जो कपड़ा है, इसमें इसकी व्यवस्था का मतलब जो इकोनॉमिक्स से इसकी जो है अर्थशास्त्र इसका है कि इसमें 85 रुपये में से 85 पैसा काम करने वाले के हाथ में जाता है और 15% जो है वो व्यवस्था में जाता है। और हमारा जो मिल का कपड़ा है उसमें 85% जो जाता है वो व्यवसायी के पास जाता है और 15% मजदूर को जाता है। तो ये इससे जो है मजदूर जुड़ा हुआ है। इसलिए हम खादी के काम को प्रोत्साहन देते हैं। हमने लोगों से कहा कि यहाँ पर सन 2000 तक 99 2000 तक 2002 तक इसी इलाके में, इसी करूर बागेश्वर ज़िले की बात हम कहें, पहाड़ की बात कहें, यहाँ जो खादी उद्योग था, जो हस्तशिल्प था, बहुत आगे बढ़ा हुआ था। सबसे ज़्यादा व्यवसाय बागेश्वर उत्तरायणी मेले में ऊन का होता था, ऊनी कारोबार होता था, ऊनी वस्तुएं बिकती थी। आज ये हो गया है कि जो यहाँ कारोबार ऊन का था बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैंने प्रधानमंत्री जी को एक लंबी चिट्ठी लिखी है, 5-6 पेज की। अच्छा। हाँ, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। प्रधानमंत्री जी ने उस पर संज्ञान लेकर के उन्होंने देहरादून भेजा। देहरादून से यहाँ ब्लॉक में आया, यहाँ वहाँ आया, बागेश्वर आया डीएम के पास। डीएम ने उद्योग विभाग को दिया। जून को यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने जो प्रधानमंत्री जी को जो चिट्ठी लिखी थी, वो चिट्ठी मैंने उनको फिर पेश की। यहाँ का 95% आपका ऊन के अंतर्गत लोगों को काम दिया जा सकता है। तो मैंने उनको लिखा कि इस पर एक बातचीत तो करें, वो तो करें, चर्चा तो करें। चर्चा से कई चीज़ें हल हो जाती हैं। यानी उससे क्या, मैं ये कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, जो हमारा ऊन उद्योग था यहाँ का, बागेश्वर जिले का, यहाँ कुमाऊँ का, यहाँ का पहाड़ का, यदि यहाँ ऊन उद्योग ऊन और रिंगाल, ऊन सबसे बड़ा विकेंद्रित उद्योग था, सबसे बड़ा विकेंद्रित उद्योग। उसका रिंगाल का काम होता था, जड़ी बूटी का काम होता था। ऊन के साथ कई चीज़ें जुड़ी हुई थी, उनके साथ भेड़ पालन भी जुड़ा हुआ था, उनके साथ जाकर लोगों का ये ट्रांसपोर्ट का काम, क्योंकि पुराने फौज के लोग जो हैं उनका राशन जो है बकरियों की पीठ पे जाता था हिमालय क्षेत्र में। पहले हमारे यहाँ गांव में लोग ढाकस में आलू लाते थे, हम यहाँ से धान ले जाते थे। मतलब एक ऐसी व्यवस्था थी। इसी घर में मैं बता रहा हूँ, यही देखा है। हमारे यहाँ घेज बलान के इलाके से लोग बकरियों में लाते थे, आलू लाते थे और यहाँ से धान खरीद के ले जाते थे। अच्छा, आपने खुद देखा है? मैंने देखा, इसी मकान की बात कर रहा हूँ। यहाँ की कोई पुरानी बात थोड़ी है, यहाँ से 30 साल पहले, 20 साल पहले की बात है। लेकिन आज क्या है, आज जो है सब लाते हैं, बाजार से खरीद के लाते हैं। अब सारी वो व्यवस्था खत्म हो गई, वो भेड़ पालन भी खत्म हो गया, ऊन उद्योग खत्म हो गया। मैंने दूसरी चरखा जो सन 28 में, जिसको 26 में बना, 29 में गांधी जी को बागेश्वर में भेंट किया गया। गांधी जी ने उसके बारे में कहा कि ये स्वराज्य प्राप्ति की दिशा में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और गांधी जी जब वो सेवाग्राम पहुँचे, वारसा पहुँचे, तो उन्होंने विक्टर मोहन जोशी जी को एक पत्र लिखा कि ये बागेश्वरी चरखा मेरे को यहाँ एक भेजो आप, और मैं इसके पैसे दूंगा। और वो बागेश्वरी चरखा जो आज सारी दुनिया में गया, नेपाल गया, तिब्बत गया, यूरोप गया, इंग्लैंड गया, और आपका कहीं बहुत सी जगह, एक अमेरिका को छोड़ करके यूरोपीय देशों में गया, सब जगह वो बागेश्वरी चरखा गया। लेकिन ये बागेश्वरी चरखा यहाँ ख़त्म हो गया, यहाँ बंद हो गया। हमारा जीवन भर का अनुभव है, हम तो लोगों को अनुभव देना कहते हैं। युवा पीढ़ी से आप कुछ कहना चाहेंगे? तो युवा पीढ़ी को हम ये कहते हैं कि आपको अपने, हम एक ही पीढ़ी है, एक ही हमारा संदेश है युवा पीढ़ी के लिए कि समय आप लोगों का है, भविष्य आपका है, और आपको अंततोगत्वा आपको स्वावलंबन की ओर बढ़ना पड़ेगा।
अपने को पाँव पर खड़ा करने के लिए अपनी व्यवस्था के अंतर्गत जुड़ना पड़ेगा और अपना स्वावलंबन की व्यवस्था आपकी रहेगी तो आप बहुत सुखी होंगे। यदि हम निर्भर रहेंगे जैसे कोविड निर्भर रहेंगे दूसरों पर, तो वो स्थिति रही जैसे कोविड में लोग भाग करके नौकरी छोड़ के बेरोजगार होकर के वापस आए, कहीं आपको बाहर से ऐसे ना आना पड़ जाए। और आने वाला समय फिर वही है, आने वाला समय फिर स्वावलंबन की पड़ेगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ युवा पीढ़ी को, खासकर नई पीढ़ी बच्चों को, मैं स्कूल के बच्चों को कहता हूँ, यदि आप लोगों को मतलब ठीक ढंग से रास्ते में सही रास्ते में जाना है तो गांधी जी की आत्मकथा जरूर पढ़िए। हमारे घर में गीता रहती है, रामायण रहती है, उसी तरह से गांधी जी की आत्मकथा वो उसके घर में रहेगी तो तीसरी पीढ़ी तक लोग पढ़ेंगे कि हाँ यार इसमें क्या है। और अभी आपकी एज कितनी है लगभग? मेरी, मैं इसमें 82 पूरा करने वाला हूँ 24 मार्च को। और अभी भी आप इतने कर्मठ, इतने वो मतलब अभी मैं भी आप अभी अपने संस्थान तक जाना। 11 गते चैत्र मेरा सन 1941 है। मैं गुलामी में पैदा हुआ, भारत जब गुलाम था। अच्छा, जब और मैंने गुलाम था। हाँ, सन 47 में भारत आज़ाद हुआ, मैं सन 41 में पैदा हुआ। सन 41 में 24 मार्च 11 गते चैत्र को पैदा हुआ। अच्छा। और तब मैं 5-6 साल का था। मैंने गांधी जी को तो नहीं देखा, लेकिन मैं गांधी जी के जो बुनियादी तालीम के जो विद्यालय थे वहाँ मैंने शिक्षा पाई। जो गांधी जी के द्वारा स्थापित विद्यालय थे उन विद्यालयों में मैंने शिक्षा पाई। और फिर उसी से मैं प्रेरित होकर के मैंने अपने जीवन की दिशा सरकारी नौकरी यहाँ छोड़ करके, मैं सरकारी नौकरी भी मैं लिया था, मैं खादी कमीशन की बहुत अच्छी नौकरी में था। और मैं विदेशी संस्थाओं में भी रहा, मैंने केरल में काम किया, तब मुझे डॉलर में तनख्वाह मिलती थी। अच्छा। जब मैं केरल में काम करता था तब मुझे डॉलर में तनख्वाह मिलती थी। लेकिन एक अंग्रेज महिला जो इंग्लैंड से यहाँ आई, सरला बहन, उन्होंने मेरे को पत्र लिखा कौसानी के कि पहाड़ के बारे में, पहाड़ का आदमी नहीं सोचेगा तो सोचेगा कौन। एक पोस्ट कार्ड लिखा मेरे को, मैं केरल में जब था। अच्छा, सरला बहन जी ने कौसानी। और वो मैंने कहा ये महिला इंग्लैंड से आकर के हमारे लिए इतना सोचती है, और हमारे दुर्भाग्य हम लानत है हम लोगों पर कि हम अपने देश के बारे में, अपने मुल्क के बारे में खुद सोचने को राज़ है। मैं वहाँ जब मैं पत्र मेरे पास आया, पोस्ट कार्ड मेरे पास आया, तो एक अमेरिकन वहाँ आए थे, ली मॉर्गन। वो ली मॉर्गन जो थे उस संस्था को मदद भी करते थे। वो बहुत बड़े कम्युनिटी प्लानर और सोशल इंजीनियर कहे जाते थे अमेरिका के। तो उन्होंने रात को हमारा इंटरव्यू लेकर के, हमारा जो ग्रुप था वहाँ पर वॉलंटियर्स का, हमको यूथोपिया भेजने वाले थे कुछ राहत कार्य के लिए। तो एक हफ्ते बाद हम जाने वाले थे, यूथोपिया को जाने वाले थे। लेकिन जो पोस्ट कार्ड आ गया तो मैंने उनको, जिस दिन पोस्ट कार्ड आया तो मुझको रात को भर नींद नहीं आई। मैंने कहा सरला बहन जी ऐसा कह रही, मैं वो बचपन से उनके साथ रहा हूँ। तो मैंने उनको, वो डायरेक्टर को भी कहा, सरला बहन के साथ रहे थे। हाँ, यहाँ हमने उनके साथ में सब उनके भूदान आंदोलन उसमें काफ़ी उनका साथ रहा था। तो उन्होंने जा कर के मैंने उनको कहा कि मेरे सरला बहन जी का पत्र आया। वो जानते थे उनको सबको, वो लोग। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप, वो बहन जी ने ठीक कहा है। तो वहाँ से वो वापस आ गया। फिर मैं इस तरह से, उन्होंने मेरे से आकर कहा बेरीनाग जाओ, तुम वहाँ जाओ, यहाँ जाओ, ये करो, ये काम वो करो, और आप यहाँ के समाज के काम में लगो, लोगों को स्वावलंबी की ओर बढ़ाओ। तब वो भारत चीन युद्ध का वो चल रहा था, बड़ा भयंकर वो चल रहा था। उससे वो ये कहते थे कि सीमांत क्षेत्र में जो सैनिक बहुल क्षेत्र है, उन लोगों के मनोबल को बढ़ाने के लिए आप लोग को उसका आर्थिक स्वावलंबन की ओर उनको ले जाना चाहिए। उनका मनोबल बढ़ाएं, आप तभी बढ़ सकता है जब आप लोग वहाँ जा कर के बैठ कर के कुछ रचनात्मक काम करेंगे। तो हमने वहाँ जाकर शराबबंदी का काम शुरू किया, हमने फिर खादी ग्रामोद्योग का काम शुरू किया, हमने बच्चों की बालवाड़ियाँ चलाई, हमने रात्रि प्रौढ़शालाएँ चलाई, हमने ग्वालियर लड़कियों को, हमारे साथ एक कौसानी की बहन है दीक्षा बहन, वो उसने 1000 लड़कियों को, दीक्षा बहन ने कम से कम 1000 लड़कियों को 22 साल के भीतर में, ग्वालियर लड़कियों को रात्रि प्रौढ़शाला चला करके उसने जा करके ये आपका उनको स्वेटर बुनना सिखाना, रात को क्लास लगाना, उनको ये करना, सब कुछ सिखाया उन्होंने, गृहस्थी से लेके सारे हुनर सब कुछ सिखाया। और उन्होंने इतना बड़ा रचनात्मक काम किया। और सुंदरलाल बहुगुणा जी के साथ तीसरी बात आंदोलन में रहे, मेरठ जेल में रही उनके साथ। जो कोटद्वार के शराबबंदी आंदोलन में सुशीला नहर, डॉक्टर सुशीला नहर के साथ जेल में रही, उन्होंने यहाँ ये आंदोलन में रही। यहाँ से लेकर के उत्तरकाशी जब 75 दिन की पैदल यात्रा की। मेरा डेली रूटीन क्या होता है, मैं अभी भी सुबह 4 बजे उठता हूँ, ध्यान भी करता हूँ, योग भी करता हूँ, और अपने हाथ से खाना भी बनाता हूँ। अपने कपड़े अपने आप धोता हूँ, अपने हाथ से खाना भी बनाता हूँ इनके लिए, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते। मैं अपने कपड़े भी अपने हाथ धोता हूँ, अपने घर के काम जो हैं सब अपने हाथ से अभी भी करता हूँ, और दफ्तर भी जाता हूँ, दफ्तर भी जाता हूँ, दफ्तर का काम भी करता हूँ जितना मेरा से हो सकता है। और बाकी समय में
थोड़ा लिखने पढ़ने में मैं ज़रा अपने को कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। बिना अखबार के नहीं रह सकता, बिना पढ़े हुए नहीं रह सकता। और मेरे पास अच्छी अच्छी पत्रिकाएँ आती हैं, सर्वोदय जगत आता है, मेरे पास बिनोबा जी के आश्रम से मैत्री अखबार आता है, उसके बाद कल्याण अखबार आता है, धार्मिक अखबार आता है। मेरे पास कई पत्रिकाएँ भी आती हैं, पत्रिकाएँ पढ़ते हैं, अखबार पढ़ता हूँ, कुछ लिखने का काम भी करता हूँ। आजकल मैं अपने कुछ आत्मकथा के कुछ प्रसंग लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मैं लिख रहा हूँ। और अभी तक वो करीब 300-400 पेज हुआ है। लेकिन वो ये लड़का जो उसको मैंने हाथ से लिखा था, तो मैं पिछली बार जब लड़के के पास गया था बेंगलोर में, मैंने ऐसे लिखने की कोशिश की, वो लिखा। फिर धीरे धीरे मैंने लोगों ने कहा कि इसको लिखवा, तो वो एक लड़के को टाइप करके दे रखा, उसने करीब 150 पेज अभी टाइप कर रखा है। तो मैं उसको फिर एडिट करूँगा, छपे न छपे, लेकिन बहरहाल कोशिश ये हो रहा है कि अब मेरा रूटीन है कि लिखने पढ़ने की हो, लेकिन अब मुझे लिखने पढ़ने का टाइम बहुत कम मिलता है। बहुत कम मिलता है। और हमारे बुजुर्ग, उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनमें बहुत निराशा है यार, मैं देखती हूँ ना जब भी मैं, क्योंकि मैं 1 या 2 बुजुर्गों से लगभग मिली रहती हूँ। मैं तो क्या करना, वो तो अपने हाथ का कुछ भी नहीं, पर उनको केवल यही कि वो थोड़ा सा आत्मचिंतन करें और अपने अच्छे जो वो है उनके अपने विचार हैं वो नई पीढ़ी तक पहुँचाने की कोशिश करें। वो निराश कतई ना हो, लेकिन जो ऊपर वाले ने विधान जो ऊपर से हमारे लिए के रखा तो हमको भोगना ही पड़ेगा। लेकिन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय चिंतन और मनन में लगाएं और ईश्वर का ध्यान करें। और मैं कह रहा, भगवान की भक्ति, जनता की शक्ति और भगवान की भक्ति में बहुत बड़ा बल है। वो भगवान की भक्ति करते रहेंगे, वो उसका चिंतन करते रहेंगे, मनन करते रहेंगे, और जितने अच्छे सद्विचार हैं उनको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। मैं तो ये कहता हूँ कि उसके अलावा उनके लिए कोई दूसरा और काम नहीं है, ये सबसे बढ़िया काम है। और नई पीढ़ी को अपना अच्छा रास्ता उनको बताएं। उनको मैं सैल्यूट करती हूँ, सच में, मतलब इतनी प्रभावित हुई हूँ मैं आपसे। और मुझे लगता है मेरी युवा पीढ़ी और मेरे जो बुजुर्ग माताएं बहनें हैं वो भी बहुत प्रभावित होंगे आपके विचार से। हाँ, वो जो है मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं तो कहता हूँ बुजुर्गों के लिए, क्योंकि नहीं तो बहुत निराश भी है मुझे भी ना, वो निराश इसलिए उनके साथ जो व्यवहार होता है। लेकिन वो निराशा तब होती है आदमी को जब आदमी का ध्यान दूसरी तरफ भटक जाता है। वो कहता है यार मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरे लिए बुरा कर दिया, वो कर दिया, ऐसा क्यों करना है? अरे जो तुम्हारे लिए जो ऊपर से विधान बन के आया है उस पर को और हो, और आप ईश्वर का ध्यान करते रहोगे तो आपकी मतलब ईश्वर की वो चिंतन शक्ति जो ईश्वर में अपने को समर्पित कर देता है, वो जाके सबसे बड़ा मतलब एक माध्यम है। वो गीता के 18वें अध्याय का 64वां श्लोक है। वो श्लोक में रोज़ सवेरे जब हम ध्यान करता, सवेरे योग करता हूँ, रोज़ जब योग के लिए बैठता हूँ तो दो मंत्र बोलता हूँ मैं खासकर। वो है आपका गीता के 18वें अध्याय का 64वां, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणव्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। कि मतलब तुम सबको छोड़कर सब कुछ अपना छोड़कर मेरे को अपने को समर्पित कर दो, मैं तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान कर दूँगा। और दूसरा विष्णु सहस्त्र नाम का एक पहला श्लोक है, यश स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमः तस्मै विश्वे प्रविशे। तो मेरे को हमेशा जो मेरे सहस्त्र नाम है उनका चिंतन मनन करते रहो तो तुम्हारे सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा। ये कोई और उसका उपाय है नहीं। ये मैं उनको बुजुर्गों को लिए कहना चाहता हूँ। ये वो मंत्र का जाप करें और 18वें अध्याय के 64वें श्लोक को नियमित पढ़ेंगे तो धीरे धीरे वो क्या होगा, आज उसका अर्थ नहीं आएगा समझ में, कल को आएगा, परसों को आएगा, नरसों को आएगा, अंत में एक समय उनको आएगा हाँ वास्तव में ईश्वर को अपने को पूरी तरह से समर्पण कर दो तो आपका सारी समस्याओं का समाधान है। और मैं उसी रास्ते पर कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कहूँ मैं बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ वास्तव में तो मैंने वो उसका मुझे अंदाज़ आ गया। मैं कितना उस पर सफल हूँ मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे अंदाज़ आ गया कि हाँ वास्तव में ये बात सही है। और इस पर अपना मन, क्योंकि पूरी गीता तो कोई पढ़ नहीं सकता, और अंग्रेजी वो हिंदी और संस्कृत में सब उसका अर्थ नहीं जानते, लेकिन उसका एक श्लोक को लेकर के आप उसको बार बार उसका अर्थ पढ़ेंगे कि तुम मेरे शरण आ जाओ तो मैं तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी रही है। और भगवान एक बात है, जब भगवान को कोई समर्पित होकर बैठता है ना, बिल्कुल एक बात है, वो भगवान समझता है या वो यदि ये कहता है कि मैं यदि अच्छा काम कर रहा हूँ, यदि मेरे दिमाग में ये है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो भगवान की भी ड्यूटी बनती है। वो जाके खुद वो समझते हैं कि अरे मेरी ड्यूटी है, इसको मदद करनी चाहिए। ये जो है ये मतलब मैं अब मेरी समझ में आया। मैं कोई उपदेश नहीं दे रहा हूँ, उपदेश देना मेरे को आता नहीं, पर मैं अपने जीवन के साथ जो घटित हुआ वो बता रहा हूँ आपको, मेरे साथ जो हुआ है। अभी मैं फिर मिलूंगी आपसे, आप तब तक अपनी जीवन कथा लिख के फिर मिलूंगी। बहुत अच्छा लगा आपके विचार को जान के। कोई बहुत बड़ा विचारक नहीं हूँ, मैं तो एक सामान्य सा छोटा सा कार्यकर्ता रहा हूँ
खादी ग्रामीण से जुड़ो कहो या कोई सामाजिक कार्यों से जुड़ा रहो, पर मन में इच्छा ये थी कि अच्छा काम किया जाए जब तक जिंदा रहा नहीं, है। आप जैसे बुजुर्ग अगर हमारे भारत के हर एक गांव में होना, हमारे भारत का विकास होना, हमारे भारत को फिर वही सतयुग में होना, कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई दूर नहीं है। ऐसी बात नहीं, होंगे लोग, आज भी हैं ऐसे विचारवान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और आध्यात्मिक लोग भी हैं, सब कुछ हैं। 60-65 वर्ष हमने ये सब सार्वजनिक काम किए, हम उसका अनुभव उनको हमने प्रधानमंत्री जी को भी दिख के दिया। यदि कोई उसको फॉलो करे तब तो उसका कुछ उपयोग है, जो फॉलो नहीं करता तो अपने तक रहेगा, ठीक है। हम जाएंगे तो हमारे साथ वो भी चला जाएगा, ये। और हम कोई बहुत बड़े ज्ञाता हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े कर्मठ हैं, या हमने बहुत बड़ा काम किया, ऐसा कुछ नहीं। मिलके मतलब ऐसा कुछ कई बार चाहती थी कि आप थोड़ी देर अपने मन का, मैंने एक बात जो मेरे मन में था वो मैंने आपसे कही है कि हम इस तरह से कोशिश करते हैं। आपने इतना अमूल्य समय दिया उसके लिए समूल्य कुछ नहीं, अरे आप आए, अच्छा लगा, बच्चे लोग हैं सब, ऐसा कुछ नहीं। मैंने कहा ना, क्योंकि आजकल सभी लोग जो हैं जैसे जवान लोग, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अनुभव मिलते हैं मुझे जब मैं आप जैसे लोगों से मिलती हूँ। हाँ, वो अच्छी बात है, होना चाहिए, बहुत जरूरी। तो आप क्या, यहीं पे मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, कल फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ।